नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जवाब तो चाहिए, लेकिन आज जवाब हमारे साथ साथ मतदाताओं को भी चाहिए और विशेष तौर पर हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मतदाताओं की। जी हां, उत्तराखंड के मतदाता जवाब चाह रहे हैं क्योंकि दो बड़े मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में दो बड़े दलों के दिग्गज उतर चुके हैं और ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण के प्रयास के तौर पर विशेषज्ञ देख रहे हैं। जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि देश में जो फिलहाल माहौल बना है हिजाब को लेकर, उसकी काट तलाशते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का वादा कर डाला है। तो इससे पहले ही कांग्रेस उत्तराखंड में वोटों के ध्रुवीकरण के इरादे से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा कर चुकी है। यही हमारे आज का सवाल है जिसका हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आएगी तो यूसीसी लाएगी और कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, और इसको लेकर धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा है। हालांकि वो प्रचार अभियान आज खत्म हो चुका है और अब एक दिन बाद 14 तारीख को इन दलों के दिग्गज जो मैदान में उतरे हैं उनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे और अब 24 घंटे तक मतदाता ये मंथन करेंगे। उनके दिमाग में सवालों की झड़ी लगी है और जवाब वो तलाश रहे होंगे। दो बड़े मुद्दे, यूसीसी या मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों मुद्दों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं जिन दो व्यक्तियों ने इन दोनों मुद्दों को जनता के समक्ष रखा है। एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार पुष्कर सिंह धामी जो चुनावी मैदान में खम ठोक रहे हैं, उन्होंने यूसीसी का मुद्दा उठाया है, उसको लेकर वादा कर दिया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने वादा किया था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। दोनों की प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। उसी को लेकर जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला यही सब चीजें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीजों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन पाऊँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने, जो है तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की। तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमने आपको सुनाया, आप जिस व्यक्ति की प्रतिक्रिया सुन रहे थे, कांग्रेस नेता अकील अहमद, और इन्होंने ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये शगुफा उत्तराखंड में शुरू किया था और इसके बाद हरीश रावत ने भी इसे एंडोर्स किया, इस पर सहमति जताई थी। और साफ तौर पर ऐसा करने से ये प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस की जनता के बीच चुनावी घोषणाओं का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उस समय भी इस तरह की आवाज उठी थी कि यह पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तो हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मंथन मतदाताओं के दिमाग में चल रहा होगा। वो मुद्दों को लेकर मथ रहे होंगे कि किस तरह से अपने मताधिकार के प्रयोग का सही कैंडिडेट चुने। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनके पास चलते हैं। दोनों सिक्के के पहलू हम चाहेंगे कि अविनाश जी दर्शकों के सामने रखें, मतदाताओं के सामने रखें, ताकि उनके दिमाग में जो मंथन चल रहा है उसमें थोड़ी उन्हें राहत मिले और वो एक निर्णय पर पहुंचने में कामयाब हो सकें सुबह होते होते 14 तारीख के मतदान की प्रक्रिया से पहले।
अविनाश जी, उत्तराखंड में पूरी तरह से ध्रुवीकरण ही अब चुनाव के प्रचार खत्म होते होते हो चुका है। बीजेपी आएगी, यूसीसी लाएगी, कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। चुनावी माहौल में ये दो मुद्दे गूंज रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देख पा रहे हैं जी जी, नमस्कार। देखिए, आपको मैं यहाँ सुधारना चाहूंगा। यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ध्रुवीकरण एक साथ आप नहीं बोल सकते। यूसीसी ध्रुवीकरण नहीं है जी, बिल्कुल। यूसीसी किसी भी देश की मांग हो सकती है, किसी भी देश का आधार हो सकता है, किसी भी देश का संविधान हो सकता है। इसलिए पहले तो आप अपने आप को सुधारिए और ये बोलिए कि यूसीसी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। यूसीसी ध्रुवीकरण का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यूसीसी से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? आप ये देखिए, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए जो अनडिवाइडेड फैमिली है, डिवाइडेड फैमिली है, पिताजी जिंदा है, पिताजी मर गए, उनकी वसीयत लिखी गई, नहीं लिखी गई, इस पे जो जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट की यह हिम्मत नहीं है कि भारत सरकार को बोल सके कि ऐसे सारे मामले जो सिविल हैं उनके लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना ही होगा। जैसे उन्होंने ट्रिपल तलाक पे बोला, जैसे उन्होंने सबरीमला पे बोला, जैसे उन्होंने जल्लीकट्टू पे बोला, वैसे ही उनको यूसीसी के ऊपर ही बोलना चाहिए। चलिए, ये तो कोर्ट की बात हो गई। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी है क्या और कैसे बनी। कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी रही और जब उसको महात्मा गांधी जब लीड करने लगे तब वो कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की पार्टी बन गई। महात्मा गांधी ने उनकी क्या सोच थी, उन्होंने क्या कृत्य किए, वो हम सबके बहुत बुजुर्ग है, फादर ऑफ द नेशन है। मैं उनके बारे में शायद कुछ ना बोलूं, पर नेहरू जी के बारे में तो कोई भी विश्लेषक बोल सकता है। आप देखिए कांग्रेस की क्या राजनीति रही है, तोड़ो और राज करो। आज जो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात जो कर रहे हैं, क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इनके मानसिकता का रिफ्लेक्शन नहीं है? 70 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। क्या यूनिवर्सिटी बनाने की सोच उनकी आज बनी है? जब मोदी जी खुद कहते हैं कि कंप्यूटर और किताब ये किसी भी पंथ से ऊपर है, कंप्यूटर और किताब किसी भी जात से ऊपर है, कंप्यूटर और किताब ही न्यू इंडिया का आधार बनेगा। तो ये कोरी की कोरी कांग्रेस की गिरी हुई निम्न कोटि की राजनीति है। और जहां तक यूसीसी की बात कर रहे हैं सीएम साहब और भाजपा, ये तो उनके एजेंडा में, ये तो 1952 1954 जब से जनसंघ बनी है तब से उनके एजेंडा में ये कोई छुपी हुई राजनीति तो है नहीं। 370 बोला, वो हटाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो बिल्कुल लाएंगे। सीएए बोला, उसको लागू किया। तो ये तो भाजपा के कोई एजेंडा में है और उनके कोई सिटिंग सीएम इसको अगर सामने से रखते हैं, ये कोई ध्रुवीकरण नहीं है, ये देश की मांग है। बिल्कुल अविनाश जी, हम भी ये जान रहे हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा होगा तो जैसे 370 को लेकर हुआ है, सीएए को लेकर हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे कि यूसीसी की क्या संभावना है, लेकिन विधायी पर नहीं, हम इसके राजनीतिक पहलू पर थोड़ी बातचीत करेंगे। आप ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम उत्तराखंड के चुनावी घमासान पर जो सवाल खड़े हुए हैं मतदाताओं के मन में, मतदाता जिन मुद्दों को लेकर मंथन कर रहे हैं मतदान से पहले एक निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर, उन मुद्दों में से दो महत्वपूर्ण और दो बड़े मुद्दे लेकर हम चर्चा के लिए आपके सामने आए हैं। बीजेपी आएगी, यूसीसी लाएगी और कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएगी। ये दो बड़े मुद्दे जो हम लेकर इस कार्यक्रम में आए हैं। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़े हुए हैं। कृष्णा लगातार धरातल पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते आए हैं और कृष्णा, हमें याद है जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की ओर से और अकील अहमद ने जब ये शुरू किया था, इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की थी, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए थे तो काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ था और कई लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। अब हालांकि सीएम धामी ने यूसीसी का मुद्दा लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, लेकिन प्रचार का समय खत्म हो गया है तो प्रतिक्रियाएं मिलनी थोड़ी मुश्किल है। हम चाहेंगे कि जो भी संभव प्रतिक्रिया आप तक पहुंची है यूसीसी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस यूनिवर्सिटी की तो एक तरीके से कांग्रेस जो है उत्तराखंड में फिर से तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है। ठीक इसी तरह हमने 2017 विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले देखा था कि कांग्रेस ने एक फरमान जारी किया था जिसमें शुक्रवार के दिन जुम्मे की छुट्टी जो है वो मुस्लिम समाज को दी गई थी। उनको 90 मिनट का ब्रेक जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया था कि आप शुक्रवार के दिन सरकारी कार्यालयों से छुट्टी करके लगभग 1.5 घंटे का ब्रेक करके आप अपनी नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो और फिर वापस अपने कार्य पर लौट सकते हो। जिसके बाद से हमने 2017 में देखा था कि कांग्रेस को एक तरीके से बुरी हार का
सामना करना पड़ रहा था। देवभूमि के वासियों ने एक तरीके से कांग्रेस को सजा देती और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब समय आ जाता है 2022 विधानसभा चुनाव का, जहां पर एक तरीके से कांग्रेस अपने बागी नेता को बनाने के लिए, उसका नामांकन वापस लेने के लिए उसकी मांगे जो है वो सभी मांग लेती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो मांग थी उसने पहले ही प्रमुखता पे रखी थी। जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उनकी मांगे जो है वो मान ली थी और उन्होंने कहा था कि अगर 2022 में कांग्रेस सरकार उत्तराखंड में बनती है तो हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत करवाएंगे। जिसके बाद से देखिए प्रदेश में चारों तरफ कांग्रेस की किरकिरी हुई थी। देवभूमि के वासी, चाहे वो पहले से देवभूमि रह रहे हो चाहे बाद में देवभूमि रह रहे, एक तरफा कांग्रेस का विरोध जो है वो मतदान से पहले ही हो चुका है। आज शाम देखिए 5 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। ठीक सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे प्रदेश में सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही पहली कैबिनेट में हम एक कमेटी का गठन करेंगे जो एक तरीके से यूसीसी पर मसौदा तैयार करेगी और उसके बाद हम केंद्र सरकार को सौंपेंगे। तो यूसीसी जो है वो जल्द ही उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी अगर भाजपा की पूर्ण रूप से सरकार बनती है। तो इसके बाद से देखिए चारों तरफ उस फैसले का जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का चारों तरफ स्वागत हो जा रहा है। जिसकी तरफ से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले एक तरीके से बीजेपी के वोटरों पे और उत्तराखंड की आम जनता में गर्मी पैदा हो गई है, क्योंकि सुबह हमने देखा था जब उत्तराखंड में सुबह हुई थी तो ठंड के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर होने से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है तो उसका हर एक तरफ चारों तरफ हम कह सकते हैं कि इस फैसले का स्वागत हो रहा है और हर एक व्यक्ति उसकी सराहना कर रहा है। क्योंकि अगर भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से बनती है तो बीजेपी ने कुछ दिनों पहले जब मैनिफेस्टो अपना जारी किया था तो उसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कानून बनाने के बाद जो है वो बीजेपी पहले ही एक तरीके जनता से वादा कर चुकी है और आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर भी कानून बनाने का दावा जो है वो उत्तराखंड में किया है, जिसकी चारों तरफ एक तरीके से सराहना हो रही है। अब इंतजार देखिए सोमवार का है कि जनता आखिर किसको चुनती है। क्या बिल्कुल क्या मंथन चल रहा होगा जनता के मन में। अविनाश जी के पास चलते हैं, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी कृष्णा बता रहे हैं अविनाश जी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई थी तो एक बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन अब यूसीसी का मुद्दा उठा है तो सराहना की लहर सी उठ चली है और ये चुनावी माहौल में काफी उलटफेर वाली स्थिति बना सकती है। जी अविनाश जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हम फिर आपके पास आते हैं, हम कनेक्शन फिर से जोड़ते हैं, कृष्णा के पास इस बीच चलते हैं। कृष्णा, अब समझना आपसे ये चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड की देवभूमि की, जहां पहले से 4 धाम है अब 5वां धाम स्थापित हुआ है, जहां हम अपने आराध्य की पूजा तो करते ही करते हैं, अब उनकी भी पूजा करेंगे जो हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। हमारे देश के सैन्य जवानों की भी अब पूजा इस स्थल पर होगी, इस राज्य में होगी। लेकिन क्या वहां ऐसी स्थिति बन गई है कि मुस्लिमों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोलना पड़ जाए? क्या हालात वहां इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार, सत्ताधारी दल को अपने घोषणा पत्र में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने, लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने की घोषणा करनी पड़ जाए? इतने बुरे हालात हो गए हैं उत्तराखंड में। जी, मैं अब पिछली बार मेरा कोई कनेक्शन इश्यू था, अभी मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कांग्रेस के इस अनाउंसमेंट से कि मैं अविनाश जी माफी चाहूंगा, कृष्णा हमारे सहयोगी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, तो उसके बाद हम दोनों सवाल पर आपके साथ जुड़ेंगे। जी कृष्णा, हालात वहां उत्तराखंड के धरातल पर आबादी की ये स्थिति हो गई है कि इस तरह की बातें अब चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग हटकर जो है एक देवभूमि पहाड़ का एक राज्य अलग आया था जिसका नाम उस समय उत्तरांचल रखा गया था। तब अगर हम बात करें देवभूमि की मुस्लिम आबादी की तो एक तरीके से ना के बराबर थी। जनगणना के अनुसार सिर्फ 4% ही मुस्लिम आबादी थी, जो अब 2022 के आते आते जो है वो लगभग हम कह सकते हैं 30% से अधिक हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही आप उत्तराखंड में शुरुआत करेंगे, देवभूमि में आपका जहाँ पे स्वागत होता है तो आपका एक मंगलोर विधानसभा लगती है जो एक तरीके से पूरी मुस्लिम बहुल्य आती है। हालांकि वहाँ मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ के प्रतिनिधि जो विधायक है वो कांग्रेस के मुस्लिम विधायक वहाँ पे विराजमान है काफी लंबे समय से। दूसरी सीट आ जाती है आपका मंगलोर से आगे आप बढ़ते हैं तो कलियर विधानसभा, ये दोनों सीटें जो है उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल्य आ जाती है, जो उत्तराखंड में एक तरीके से मुस्लिम विधायक यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो उत्तराखंड के रामनगर सीट पे भी काफ़ी मुस्लिम जनसंख्या है जो बड़े जसपुर में भी देखी गई है। कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो रामनगर और जसपुर में जो है खासा मुस्लिम आबादी में
बदलाव देखा गया और बढ़ती हुई इनकी आबादी देखी होगी। देहरादून के सहसपुर विधानसभा में भी लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जिस कारण अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी अब मुस्लिमों को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक तरीके से मुस्लिम नेता जो है कांग्रेस के उपाध्यक्ष आकिल अहमद, उनका कहना है कि जो भी संस्थान यहाँ पर है वो उर्दू की पढ़ाई नहीं पढ़ा रही है। हालांकि अगर आप भी इस टाइम पर गूगल करेंगे तो आपको भी 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी दिख जाएगी जो उर्दू में भी हर एक मदरसों की भी कोई कमी नहीं होगी। ये अलग से यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब है तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना। चलिए अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, वहां धरातल पर क्या डेमोग्राफिक स्थिति है? ये सुदर्शन न्यूज लगातार रहस्योद्घाटन करता रहा है, भले ही चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो खुलकर उसे स्वीकार नहीं करती है, लेकिन धरातल की हकीकत सुदर्शन न्यूज सामने लाता रहा है। अब वहां ऐसी स्थिति आ गई है कि इस तरह के मुद्दे चुनावी घोषणा पत्र में जगह पा रहे हैं और चुनावी घमासान में इस तरह के तीर तलवार का प्रयोग किया जा रहा है जो वादे किए जा रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप उत्तराखंड की? जी, आपके पहले सवाल पे ही पहले आऊंगा और ये भी सवाल उससे जुड़ा हुआ है आपका। देखिए, कांग्रेस के इस अनाउंसमेंट से कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है, सबसे ज्यादा दुखी तो मुसलमान हुए होंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी में जाना भी नहीं चाहते। ये तो पाकिस्तान जाके या तो टेररिस्ट बनना चाहते हैं या मदरसों में पढ़ करके मुल्ला बनना चाहते हैं। आप क्यों इनको यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं? मोदी जी ने जब कहा कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर ले लो, तो इनको ये बात समझ में नहीं आई। ये देखिए, हिजाब पे ये बात करते हैं। इस्लामोफोबिया जो है वो नहीं है जो हिंदू फैलाता है। इस्लामोफोबिया वो है जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी और इस्लाम को मानने वाले जो कट्टरपंथी है वो डराते हैं लोगों को। बताइए, हिजाब हट जाने से क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या यूसीसी आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या सीए आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या एनआरसी आने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा? ये बराबर इस्लामोफोबिया के नाम पे एक वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस, और आजकल ओवैसी जैसे नेता भी हैं। आप देखिए, हर दफा वो बोलते हैं बात मुद्दे की होनी चाहिए, इंप्लॉयमेंट की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, और उनकी किसी भी रैली को आप उठा के देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान 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 काफिर। अविनाश जी, हम चाहेंगे, वक्त की बाध्यता है, दूसरे सवाल का जवाब भी संक्षिप्त एकदम थोड़े से समय में आप पूरा कर दें। आप देखिए, अनंत काल से जहां भी हमारा ज्योतिर्लिंग और कोई बड़ा सा मंदिर है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो श्री राम जन्म भूमि रहा हो, वहां कोई ना कोई मुसलमान की आबादी ने उसको घेरा है और उसको कब्जा करने की कोशिश की गई है। देवभूमि भी आज उसी तरह का खुला मैदान है जहां पे मुसलमान आकर के डेमोग्राफिक चेंज करके। बिल्कुल, और इस समस्या को सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता रहा है धरातल पर। अब जनता को यह समझना है, ये मंथन करना है कि कौन उसके लिए सही निर्णय ले सकता है। क्या सिर्फ वो रेवड़ियों के भरोसे अपनी जिंदगी का गुजर बसर करेगा, या अपने भविष्य के खतरे पर भी उसकी नजर होगी और वो इस विषय पर भी मंथन करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। 14 तारीख को मतदान है और मतदान से जुड़ी हर खबर सुदर्शन न्यूज पर आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब तो चाहिए में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।